आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। कोरोना के दौर में सब कुछ कोरोना के इर्द गिर्द ही है। कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ संघर्ष करना है और जीना के साथ साथ अगर हम सफल नहीं हुए तो उसके साथ मरना भी है। इन सब के बीच कारोबार एक बड़ी चिंता है, कृषि दूसरी बड़ी चिंता है, स्वास्थ्य तो सबको चाहिए ही है, लेकिन रोजी रोजगार भी उतना ही ज़रूरी है। भारी बारिश हुई, अचानक निसर्ग की वजह से किसान तरबतर हो गया, उसकी फसल को नुकसान हुआ। जहाँ तक बिक्री नहीं हो पाई थी, जो फसल खरीदी नहीं गई उसका नुकसान हुआ, या जो खरीद कर भंडारण नहीं की गई उसका भी नुकसान हुआ। तो नुकसान चौतरफा है, कहीं सरकार को, कहीं किसान को, और अल्टीमेटली ये सब जो संसाधन है और धन है ये है तो जनता का ही। और वहीं कारोबार को लेकर बहुत ढेर सारे सवाल हैं। राहुल गांधी ने राहुल बजाज से बात की। ये वही कारोबारी हैं जो हमारा बजाज चलाकर इन्होंने पूरे देश में सबको जोड़ा उस बाइक से, उस स्कूटर से। और ये वही कारोबारी हैं जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सामने कुछ कहा जिसकी बहुत चर्चा हुई। अब वो राहुल गांधी से भी बहुत सी चर्चाएं कर रहे हैं। तो यही है हमारा आज का विशेष, कोरोना, कृषि और कारोबार। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। लॉकडाउन कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसने पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ब्रेक भी ऐसा जिसने लोगों की जिंदगी तो खत्म की ही, साथ ही विश्व की आर्थिक गतिविधियों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसे देख यही कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है, जिसको खास इलाज के साथ एक अलग वेंटिलेटर की जरूरत है। हालांकि धीमी पड़ चुकी गति को रफ्तार देने के लिए अनलॉक 1 का सहारा लिया गया, लेकिन धीरे धीरे सुचारू रूप देने के लिए गतिविधियों को लेकर भी सवाल या निशान लगने लगे हैं। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि देश के जाने माने उद्योगपति राजीव बजाज ने उठाए हैं। भारत में लागू हुए लॉकडाउन को ड्रैकोनियन बताते हुए बजाज ने कहा, दुनिया में हमारे जैसा लॉकडाउन कहीं नहीं हुआ। कोरोना संकट से निपटने के संदर्भ में भारत ने पश्चिमी देशों की ओर देखा और कठोर लॉकडाउन लगाने का प्रयास किया। इसने अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। बजाज ने कहा, हमें जापान या स्वीडन जैसे कदम उठाना चाहिए थे। राजीव बजाज से संवाद के बीच राहुल गांधी ने लॉकडाउन पर अपने पुराने रुख को दोहराते हुए मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, ये लॉकडाउन फेल है क्योंकि ये दुनिया का इकलौता लॉकडाउन है जिसमें केस बढ़ रहे हैं। दरअसल भारत ने 2 महीने के लिए पॉज बटन दबाया था, लेकिन अब फिर पहले दिन वाली स्थिति पर पहुंच रहा है। देश में बदलती स्थिति के बीच सवालों और आलोचनाओं का साथ देखा जाए तो चोली दामन के साथ के जैसा है। बात जो भी हो, लेकिन मौजूदा हालत देखें तो देश में कोरोना के बीच किसान और कारोबार कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर मंत्र भी दिया। पीएम का कहना है, मुझे देश की क्षमता, टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार वापस पाना मुश्किल नहीं है। हालांकि कोरोना के एक्टिव होने, 4 चरणों के लॉकडाउन और अब अनलॉक के बाद उठने लगे हैं कई सवाल। कोविड-19 की गिरफ्त में आई पूरी दुनिया। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को भी लिया अपनी चपेट में। महामारी के बीच थम गई आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार। लॉकडाउन 4 के बाद लागू किया गया अनलॉक 1। अनलॉक 1 के सहारे सरकार ने गतिविधियों को दी छूट। अर्थव्यवस्था पर बोले उद्योगपति राजीव बजाज। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लॉकडाउन को लेकर आलोचना और बिजनेसमैन राजीव बजाज के सवाल,
तो दूसरी तरफ निसर्ग की वजह से बेमौसम बारिश जिसने खड़ी फसल को चौपट कर दिया और उपज को लेकर तुलाई कराने के लिए सड़क पर खड़े किसानों को भी मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में सतर्क है। हमारे पांचों मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और प्रशासन पूरा उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश चल रहा है और इसलिए जितनी भी किसानों की हित में निर्णय हो सकते हैं हमारी सरकार ने लिए हैं। चौतरफा मार से किसान परेशान है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया है और राज्य सरकारें आश्वासन भी दे रही हैं। ऐसे में बिगड़ती इकोनॉमी के लिए ये सरकारी इंतजाम काफी हैं, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। और इन्हीं सवालों के बीच हमें जीना भी है और इनके साथ हमें संघर्ष भी करना है। कारोबारी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनके साथ क्या होने वाला है, कृषि को हम कैसे लाभ का धंधा बनाएंगे और कोरोना काल में हम कैसे खुद को और खुद से दूसरों को भी बचाएंगे। चलिए तो हम इस पर शुरू करते हैं बात मुद्दे की। हमारे साथ हम अपने मेहमानों का परिचय कराते हैं। हमारे साथ योगेश यादव हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र जैन हैं और साथ ही धैर्यवर्धन शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश, क्या कहेंगे? बहुत बातें करते हैं राहुल गांधी आजकल उद्योगपतियों से, एक्सपर्ट्स से, और आप ये बात कर कर के आखिर जताना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? और बारिश बहुत हो गई है, उससे भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ें? जहां तक आप कोरोना संकट के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देश के अंदर एक ऐसा भयावह हम लोगों के लिए चुनौती सामने आई थी कि जिसका सामना हमें बहुत ही सूक्ष्म और वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। इसमें पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी को वन मैन शो अर्थात सस्ती लोकप्रियता से बचना था। इसको सामूहिकता का रूप देते, हम तकनीकी प्रणाली का रूप देते। हमारे देश में अर्थशास्त्री है, हमारे देश में वैज्ञानिक है, हमारे देश में समाजशास्त्री है, हमारे देश में राजनीतिज्ञ है, हमारे साथ में सोशल ड्यूटीज करने वाले बहुत सारे नागरिक है। जब तक यदि हम इसको लॉकडाउन की प्रणाली को हम यदि श्रेणीकरण करके चलते, इसको क्लासिफाई करते, तो आज परिणाम इतने भयावह नहीं होते और जो परिणाम भयावह हो रहे हैं उसके आगे के भी संकेत बहुत अशुभ संकेत नजर आ रहे हैं। आज हम 2 लाख से ज्यादा संक्रमित को क्रॉस कर चुके हैं। क्या यही अच्छा होता कि यदि लॉकडाउन का कार्यक्रम हम क्लासिफाई करके श्रेणीकरण करके करते, उद्योगपतियों को उनके उद्योग को चलाते हुए छूट देते हुए हम कार्य करते? कृषि उत्पादित क्षेत्र में कृषि पर जो हमारा उत्पादन जो वहां से कृषि से बाहर निकलकर फसलें पड़ी हुई थी, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे अभी प्याज की हो, ये जो फसलें हमारे पास तैयार थी गर्मी के पहले जो आई थी मार्च के माह में, उसके लिए हम एक अलग तकनीकी प्रणाली का उपयोग करते। क्या इनको छूट देते हुए क्या हम हमारे जो श्रमिक है अप्रवासी भारतीय जिनकी संख्या 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक थी, क्या उनको हम अपनी गाड़ियां चलाते हुए धीरे धीरे छूट देते और लॉकडाउन का पालन भी करवाते, तो आज वो स्थिति भयावह नहीं होती। अब आप उनको छोड़ रहे हैं, अब उनको जा रहे हैं, वो 80% अपने क्षेत्र से जहां से जा रहे हैं वहां से संक्रमित। मैं आपको कृषि और कारोबार में लाना चाहता हूं, इसलिए कि आज का मेरा विषय भी यही है, कृषि और कारोबार। तो चलिए कृषि पर आइए और उस पर बात कीजिए, कारोबार पर बात कीजिए, अगर उस पर कुछ कहना चाहते हैं आप तो। कृषि के हालात इतने खराब हुए हैं। प्याज, आपको मालूम है मानसून पूर्व की तैयारी क्या होती? एक सूक्ष्म निरीक्षक, प्रशासनिक अधिकारी या राजनीतिज्ञ जब भी मानसून पूर्व की तैयारियां होता है तो वो देखता है। आपको मालूम है मानसून के पूर्व खेतों में अनाज रहता है, प्याज, आलू, ये बहुत। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मंडियों पर जो भीड़ लगी है,
जो ट्रक पर 2 किलोमीटर की लाइन, 3 किलोमीटर की ट्रैक्टर और ट्रक की लाइन आपने देखे। मैं स्वयं किसान हूं, मैं आज मेरा प्याज मेरे खेत में भीग रहा है, मुझे ये नहीं ले जाना सकता कि मैं बाजार कैसे लेकर जाऊंगा। ये जो कृषि आधारित हमारा जो देश है, जो उद्योग आधारित हमारे, इसके पीछे इनका कोई विजन ही नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार के पास, केंद्र की सरकार के पास कोई विजन नहीं रहा। आपने ले जाकर लॉकडाउन कर दिया, आप डंडे और थपेड़े चलाने लगते। आपने किस तरीके से, आप एक एसएमएस जारी करते हैं, आपका मंडी का अधिकारी, मंडी का आपका जो मंत्रालय कर देता है कि आप आ जाइए अपना प्याज लेकर, आप आ जाइए अपना गेहूं लेकर। वहां पर 2 दिन 3 दिन तक ट्रक खड़े रहते हैं, किसान परेशान होता है। इस तरीके से मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया। ऐसा जंगल राज और ऐसी भयावह स्थिति आज तक नहीं देखी। क्या कल्पना नहीं थी कि मानसून के पहले हमेशा हालात खराब होते हैं। ये एक स्वाभाविक प्राकृतिक स्थिति है और एक सामान्य ज्ञान का बच्चा भी बता सकता है कि मानसून के पूर्व तूफान आते हैं, मानसून के पूर्व इस तरीके की बातें होती है। इसके हमें प्री प्लान करके चलना पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश में कहां सरकार, शिवराज सिंह जी को तो 64 की खेल खेलना है, उनको अपने 24 विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में देखना है, उनको राज्यसभा की 64 की चालें चलना है। वो प्रशासन चला कहां रहे? चलिए प्रशासन नाम की चीज है क्या मध्य प्रदेश? बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, फिर मैं आऊंगा आपके पास एक बार। योगेश जी आपके पास एक बार फिर आऊंगा। योगेश जी आपके पास एक बार फिर आऊंगा। धैर्यवर्धन शर्मा क्या कहेंगे? किसानों की उपज अभी तक नहीं बिक पाई, आप एसएमएस करते रहे, तारीखें देते रहे, इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। योगेश यादव वो कह रहे हैं वो भी एक किसान है, उनकी प्याज नहीं बिक पाई, खेतों में ही बारिश में भीग गई। और इसके साथ बहुत तरह की समस्याएं हैं कारोबार को लेकर भी, और कोई योजना पहले से नहीं बनाई, समय पर नहीं बनाई। आपका पूरा ध्यान चुनाव में है, उन गोटियों को बिठाने में है। लीडरशिप कमजोर हो और हास्यास्पद हो तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हालत ऐसी ही हो जाती है। ये बेचारे तारणहार बने हुए हैं कांग्रेस के, क्योंकि लीडरशिप के पास कोई विजन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई देश को भरोसे में लेने की बात नहीं है। अभी आपने उल्लेख किया था राहुल गांधी जी का कि वो मिस्टर बजाज से मिले, तो मुझे वो हिंदी फिल्म के गाने की कुछ गीत की 1-2 लाइन याद आ गई कि बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और वही स्थिति कांग्रेस के नेताओं की है। बहुत सारे सुझाव कांग्रेस के लोग डिबेट में देते हैं, पर जहां जहां पर इनकी सरकारें हैं उन प्रदेशों में इन्होंने वो सब एहतियात नहीं बरते। अब आप देखिए कि यदि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो रहा हो और सेफ लैंडिंग कराई जाए पैराशूट से, घुटने छिल जाए तो क्या घुटनों का रोना रोया जाता है? या इस बात का गुणगान किया जाता है कि सारे के सारे लोग बच गए? जिस प्रकार की महामारी इस 135 करोड़ के देश में आई थी, लोगों में भय व्याप्त था कि लाखों की तादाद में लोग मर जाएंगे, और संख्या ये हुई कि लाखों की तादाद में 2 लाख केवल उससे ग्रसित हुए। आज भय कम हुआ है, आज लोगों को ये विश्वास कायम हो गया है कि यदि हम बचेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, थोड़ी सी सावधानी यदि हम बरतेंगे तो बीमारी से बच जाएंगे, या फिर यदि संक्रमित हो गए तो इलाज हो जाएगा। आज प्रारंभिक तौर पर भयभीत करने का प्रयास किया था देश में कांग्रेस ने, मरीजों के लिए, लोगों के लिए। अभी आरोप लगाया आदरणीय योगेश जी ने कि प्रधानमंत्री जी एकला चलो रे की नीति पर चल रहे हैं, एक तरफा काम कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना आने के बाद क्या हिंदुस्तान के सारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रा पर भेज दिए गए थे? क्या कोरोना आने के बाद डॉक्टर छुट्टी पर थे, सामूहिक अवकाश पर थे? सारे लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, सारे लोगों को अपनी जिम्मेदारी का भान था। पर हाँ, देश का जो नायक है, जननायक है, लोगों को भरोसा है, वो लीड कर रहे थे, वो नेतृत्व दे रहे थे, इसलिए वो अगुवाई उनकी बढ़ के आपको दिखाई पड़ रही थी। और ये तो सौभाग्य देश का कि जिंदा दिल लीडर हमें मिला है जो हर दुख तकलीफ को समझते हैं और उस समय जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाते हैं। अब जो काम करेगा उसकी तो आलोचना लोग करेंगे, होती भी है। इतनी बड़ी परिस्थिति में कोई निर्णय हो सकता है। धैर्यवर्धन शर्मा थोड़ा सा कृषि और कारोबार के बारे में भी बता दीजिए। लीडरशिप तो बहुत अच्छी है, बहुत विश्वास किया है लोगों ने, स्पष्ट बहुमत दिया है, पहले से भी ज्यादा दिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, छप्पर फाड़ दिया है। लेकिन अब कृषि और कारोबार पर भी कुछ बता दें तो लगे कि हाँ ये कुछ किया है, या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो ठीक नहीं है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, उस पर कुछ बता दें।
रिजवान साहब, कॉलर ऊंची करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। जो किसान कभी मंडी तक नहीं पहुंच पाते थे, नदी चढ़ जाने के बाद पौने पौने दामों में साहूकार उनकी फसल खरीद लिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब गांव गांव को काली काली डामर की शानदार जानदार सड़कों से जोड़ा गया ताकि किसान मंडी तक और बाजार तक पहुंच सके। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद किसानों की फसलों की एमएसपी में वृद्धि की गई है। अभी फिर कैबिनेट ने निर्णय किया कि बढ़ी हुई कीमत पर हम फसल खरीदेंगे। किसानों को बाजार को खुला कर दिया गया है, दूसरे राज्य में भी जाकर के वो फसल बेच सकेंगे। एक से बढ़कर एक शानदार निर्णय हुए। ये किसानों के हितैषी बने फिरते हैं कांग्रेस के लोग। पूरा हिंदुस्तान का किसान निर्णय तो बड़े शानदार, निर्णय बड़े शानदार लिए, बड़े जबरदस्त हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये सब भीग कैसे गया? इस बारिश में हम बचा क्यों नहीं पाए? भंडारण क्यों नहीं कर पाए? भंडारण को लेकर बड़े बड़े दावे हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। समय पर हम खरीद नहीं पाए कृषक का उत्पाद जो है। तो ये जो सब चीजें हम नहीं कर पाए, उसकी जवाबदारी किसको देंगे, किस पर दें? और कारोबार का क्या होगा, उसके लिए क्या रणनीति है? कारोबार को लेकर के भारत सरकार ने वित्त की व्यवस्था की है। बहुत सारी रकम इसलिए उपलब्ध कराई जा रही है कि वो अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकें। उन्हें कोई नई मशीन चाहिए, उस यूनिट को प्रारंभ करने के लिए पूंजी की आवश्यकता चाहिए, तो पैसे का प्रबंध सरकार कर रही है और सरकार ठोस काम कर रही है ताकि वो जो मजदूर लोग हैं जो वंचित हैं, जगह जगह पर पुराने रोजगार भी फिर से चलने लगे और नए रोजगारों का सृजन और नए उद्योग धंधे इस देश में लगाए जा सके और मजदूरों को काम मिल सके। तमाम निपुण मजदूर अपने बल पर भी अपने इलाके में भी कोई योजना बना सकते हैं, कोई रचना कर सकते हैं, कोई यूनिट खड़ी कर सकते हैं। उसके लिए सरकार तमाम जतन कर रही है और करोड़ों रुपए की राशि का उनके लिए प्रावधान किया है। चलिए प्रवीण जैन साहब, सुना आपने दोनों को, और हम और आप लगातार सुन ही रहे हैं, इसलिए कि सुनने का दौर है, इसलिए कि वक्त बहुत है हमारे पास और सबके अपने अपने दावे हैं। एक गाना गा रहे थे धैर्यवर्धन की, छुपाना भी नहीं आता और जताना भी नहीं आता। बड़ा पुराना, हम पैदा भी नहीं हुए थे तब का गाना है कि हमरी ना पूछो बजजवा से पूछो। तो राहुल गांधी ने बजाज से पूछ लिया और बजाज पहले भी बहुत कुछ कहते रहे हैं। राहुल गांधी ने और भी अभिजीत मुखर्जी से भी पूछा था, पुराने हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर से भी पूछा था। लेकिन हम पूछ रहे हैं और पूछ की बहुत लंबी पूछ होती है, लेकिन आखिर होगा क्या? पहले फसल सूख जाने का डर, ओला गिर जाने का डर, अब खरीद ली तो बारिश में भिगा दिया और जहाँ जिसकी नहीं खरीद पाई उसकी भी भीग गई। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो तो होती हैं, और साथ में कारोबार, और कारोबार के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग, बड़ा भारी भरकम और बड़ा अच्छा सा शब्द, अब उसका भी कोई पालन नहीं कर रहा है। कारोबार करना भी है लोगों को ख़रीदारी भी करनी है, लेकिन पालन नहीं कर रहा कोई, समझा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या थक गया है सिस्टम हमारा समझाते समझाते। अब वो सोच रहा है कि कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दो, फिर देख। मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी भाग्य के बहुत प्रबल हैं, बड़े धनी हैं। हम देख रहे हैं लगातार कि अमेरिका में एक मौत हुई है और पूरा अमेरिका सुलग रहा है इस समय। किस कदर अमेरिका के हालात हैं। भारत में भूख से और भटकते हुए मजदूरों की 600 मजदूरों की मौत हुई, यहाँ पत्ता भी नहीं खड़का है। आज हमने सुना कि जो बारिश हुई है और किसान की फसल का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश, केवल मध्य प्रदेश में 2 किसानों का हृदयाघात से मौत हुई है, अटैक आई और मौत हुई है उनकी, जो फसल बेचने के लिए आए हुए थे। रिजवान भाई, मैं लगातार मुख्यमंत्री जी को सुन रहा हूं, उनकी पीड़ा को भी समझ रहा हूं। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार एक ही बात बोलते हैं कि कांग्रेस ने फसल खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं की थी, और हमें यह अंदाज था कि 60,000 लाख मैट्रिक टन फसल होगी और उस तरह की व्यवस्थाएं हमने की थी। कितना मजाक है ये कि मध्य प्रदेश में कम से कम 1000 से ज्यादा अधिकारी इसी बात का आंकलन करते हैं कि फसल कितनी आएगी, उसको खरीदने की क्या व्यवस्था होगी, उसे कहां रखा जाएगा। 10 से ज्यादा IAS अधिकारियों को इसी बात का वेतन मिलता है, और मुख्यमंत्री जी बड़े भोलेपन से आकर कहते हैं कि हमें अंदाज नहीं था कि 1,25,000 लाख मैट्रिक टन
फसल होगी, इसलिए हमने बारदाने की व्यवस्था नहीं की, हमने खरीदारी की व्यवस्था नहीं की। तो क्या ये आंकलन करने वाले अधिकारी हैं, इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होना चाहिए थी रिजवान भाई? मैं ये पूछना चाहता हूं अपने जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने आए हैं उन मित्र से। दूसरी बात रिजवान भाई, ये बात सही है कि हमने लॉकडाउन कर बहुत सारी मौतों को बचाया है, मैं इसके लिए भारत सरकार की तारीफ करूंगा। लेकिन ये भी सही है कि भारत सरकार की इसके पहले कोई तैयारी नहीं थी। यदि आप विदेशों से आने वालों को रोक देते तो शायद जो 2 लाख के आंकड़े पर अभी हमारे मित्र प्रसन्न हो रहे हैं, हम शायद वहां भी नहीं पहुंच पाते, हम उसके पहले ही कंट्रोल कर लेते। लेकिन हमने ये जानबूझकर इस बात को, या लापरवाही जो हुई है इसको स्वीकार करना चाहिए कि लापरवाही के कारण से हमारे देश में इस कदर सारे राज्यों में कोरोना की महामारी की ये जो बीमारी फैली है। आपने लॉकडाउन किया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई है रिजवान भाई, वो भारत के लोगों को आज तक समझ में नहीं आई है। आज तक लोगों को नहीं पता कि आप कर्जा दे रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोग, आज मैं जर्नलिस्ट हूँ, 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे यदि कोई कहे कि आप इसको समझा दीजिए तो मुझे भी पसीना आता है समझाने में कि ये 20 लाख करोड़ का क्या पैकेज है। खुद नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो स्पीच देते थे उसमें बोलते थे किसी को पैकेज का 1 रुपया मिला क्या, नहीं मिला तो इनको पैक करने का समय आ गया है। आप वो शब्द नरेंद्र मोदी जी के लिए लागू होते हैं इस देश में। आप देखिए इस समय कितनी बुरी भयावह स्थिति है कि हमारे तमाम सारे जो अपराध विशेषज्ञ हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रात को इसलिए मत निकलिए कि आप लूट सकते हैं, क्योंकि भूख का आदमी कभी कुछ भी कर सकता है। हम इस समय भूखमरी के शिकार हैं। हम सबसे बड़ी जो उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की, वो उपलब्धि एक है कि उन्होंने विपक्ष को इतना कमजोर कर रखा है कि विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता देश में। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी का पूरा के पूरा दबदबा इस समय हम देख रहे हैं। यदि यही काम कांग्रेस के सरकार में होता तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर उसको उतना बड़ा सबक सिखाती जिसकी उम्मीद नहीं थी। मैं आपसे फिर ये कहना चाहूंगा कि कृषि के मामले में एक निर्णय बहुत अच्छा किया है आपने कि आपने पूरा बाजार खोल दिया, हम किसी भी राज्य में जाकर बेच सकते हैं। लेकिन साथ में आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि जो गलतियां आपसे हुई हैं उसके लिए भी देश से माफी मांगना चाहिए आपको। जी रिजवान भाई, कारोबार को लेकर क्या लगता है, आने वाले वक्त में कारोबार की क्या स्थिति होने वाली है? राहुल गांधी ने जिस तरह से राहुल बजाज से बातचीत की है, इन सारी चीज़ों को, पहले भी राहुल गांधी इस तरह की चीज़ों पर, अर्थव्यवस्था को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट से बात करते रहे, और ऐसी चीज़ों को सरकार का रिएक्शन क्या होता है वो आप बेहतर समझते हैं। लेकिन ऐसे समय में क्या होना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके लिए निश्चित तौर पर इस समय बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो उद्योग धंधे चल रहे थे, चाहे वो गुजरात में हो या महाराष्ट्र में हो, पंजाब में हो, वहां से लेबर का इस कदर से माइग्रेशन हुआ है, लेबर इतनी इस बड़ी तादाद में अपने अपने गांव पहुंच गई है कि इन उद्योगों को पटरी पर लाने में कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। और भारत सरकार को चाहिए कि अब यदि लेबर वापस आना चाहती है तो उसे सुगमता के साथ वहां पहुंचाने की व्यवस्था करना चाहिए। कुछ राज्यों में ये काम शुरू हुआ है, जहां जहां फैक्ट्रियां शुरू हुई है वहां से लेबर को फिर बुलाया जा रहा है, और जो फैक्ट्री मालिक है वो खुद अपने संसाधन बेचकर लेबर को बुला रहे हैं। लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लाखों की तादाद में लेबर जो वापस आई है उसमें विश्वास की बहुत कमी है। उसे ये भरोसा नहीं कि वापस जाएंगे उसके बाद में ये बीमारी से फिर से ग्रस्त ना हो जाए, हमारा परिवार ग्रस्त ना हो जाए। तो ये तमाम सारे जन जागरण, एक स्तर पर जन जागरण भी करना पड़ेगा, दूसरे स्तर पर जो एक्सपर्ट लेबर है, आप ये नहीं कर सकते हैं कि मोरबी में जो टाइल्स बनती है वहां की एक लेबर एक्सपर्ट लेबर है, चाहे वो गुजरात में कपड़े वाली लेबर हो या महाराष्ट्र में जो काम हो रहा है, जो उद्योग हो रहा है, या दिल्ली में है, तो एक्सपर्ट लेबर की जो जरूरत होगी उसके लिए भारत सरकार को उन लोगों को वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं ये भरोसा दिलाना पड़ेगा, ये उनका इस तरह का बीमा करना पड़ेगा, उन्हें इस तरह के लाभ देने पड़ेंगे कि यदि उनके साथ में कोई घटना दुर्घटना होती है तो वो भारत सरकार या उसकी राज्य सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार है। यदि हम इस तरह का कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इन उद्योगों को खड़ा करने में हमें बहुत लंबा समय लगेगा। यदि इन्हें जल्दी खड़ा करना है, फिर से हमें इसको अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, तो हमें कहीं ना कहीं उस लेबर के मन में, उन तमाम सारे उद्योगपतियों के मन में एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा कि भारत सरकार पूरी ताकत से आपके साथ खड़ी हुई है। इसके बाद ही हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे, इसके पहले इसके बगैर संभव नहीं दिखता। जी रिजवान भाई, तो है कि इस तरह की चीजों में लगे हुए हर व्यक्ति को हमको
कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में रखना पड़ेगा, उसकी तरह मानना पड़ेगा, वैसे ही फैसिलिटेट करना पड़ेगा। यदि हम उनमें वो विश्वास नहीं जगाएंगे, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं करेंगे, उनके न रहने पर उनके परिवार के लोगों की चिंता हम नहीं करेंगे, नहीं उठाएंगे उनकी जिम्मेदारियां, तो शायद लोग पलायन करके चले गए हैं, उनका वापस लौटना बहुत मुश्किल होगा। योगेश यादव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं आपको एक बात बताने चाहता हूं कि जब देश का सर्वोच्च, जिसको नेता कहते हैं या प्रधानमंत्री कहते हैं, वो मैकेनिज्म के बजाय लोकप्रियता के लिए सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए अचानक टीवी पर प्रकट भय, और उसके बाद उनको ये भी नहीं पता होता है कि मैं किन बातों को कह रहा हूं, इसका आधार क्या है, इसके अन्वेषण क्या है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसके तथ्यात्मक आधार क्या है, और वो अपना भाषण देते हैं कि 20 लाख करोड़ की घोषणा देश के लिए, जैसे दूसरे दिन से देश में सवेरा उगकर आएगा। 20 लाख करोड़ के बाद उनका भी खुद की स्वयं की स्टडी होती नहीं है। उन्होंने कुछ शगुफेबाजी, नारेबाजी के अंतर्गत उन्होंने जीवन जिया है। वो कह देते हैं कि कल सीतारमण जी आएंगी, प्रकाश जावड़ेकर जी आएंगे, वो आपको स्पष्ट कर देंगे कि हम इसको कैसे वितरित करेंगे और हमारा क्या प्लानिंग। दूसरे दिन जब सीतारमण आती हैं मैडम, उनको भी स्पष्ट नहीं कर पाती है कि वो कहना क्या चाहती है। जैसा कि मेरे पत्रकार साहब ने अभी जो कहा, आपका आंतरिक अन्वेषण, मैं आपको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने इतना सूक्ष्म अन्वेषण किया है कि वास्तव में जब देश का नेता अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भाषण देने लग जाता है और उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, तो देश का यही हश्र होता है। आज मध्य प्रदेश के साथ भी वही बात प्रणीत हुई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार के पास एक विजन था। नहीं, मैं आपकी रिजवान साहब, मेरी बात पूरी मध्य प्रदेश के संदर्भ में होना चाहिए। बिल्कुल योगेश जी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन मैं अपने विषय को आपको बार बार याद दिलाता हूं कि विषय मेरा कृषि और कारोबार है। तो मुझे लगता है कि अगर उसको पिन पॉइंट करके अगर कोई आप बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कमलनाथ सरकार जिस समय यहाँ मध्य प्रदेश में यहाँ पर थी, कमलनाथ जी की सरकार में एक पॉइंट टू पॉइंट, 1 to 1 अधिकारियों से नीचे से अधिकारी से संवाद स्थापित किया जा सकता है था। आज मंडी समिति, मंडी डायरेक्टर, कृषि मंत्रालय, ये सब है कहां? ये बड़े बड़े सफेद हाथी बन गए। निश्चित ही मैं पत्रकार महोदय की इस बात का समर्थन करता हूं कि 1000 अधिकारी आंख पर पट्टी बांधकर आज कल रात को वो चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन किसान के ऊपर जब टप टपा बारिश हो रही थी तो उसकी रात की नींद हराम थी। सुबह होते होते वो पहले खेत पर भागा, उसने देखा, वो मैं बता नहीं सकता हूं उस व्यथा को, उसकी आंखों के अंदर आंसू था, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। सरकार नाम का आज भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सुपरविजन नहीं, कोई आपकी तरफ से वो नहीं, क्योंकि सरकार है कहां? शिवराज जी है कहां? शिवराज जी पंच प्यारे है कहां? मंत्रिमंडल है कहां? अल्पमत की सरकार। और सरकार के बारे में मैं आपको एक सच बता देता हूं, ब्यूरोक्रेट का सच है। अधिकारियों को मालूम है ये अल्पकालीन सरकार है, थोड़े दिन बाद ये शिवराज जी हट जाएंगे, इनसे कोई लेना देना है नहीं हमें, वो इनकी सुनी नहीं रहे। अरे भाई, तो ये कैसा पाप किया आपने? विधायकों को खरीद कर भारतीय जनता पार्टी को, ये पाप जनता और किसान और कृषि से संबंधित हमारे लोग इस पाप को भूल नहीं पाएंगे। राहुल बजाज से बहुत ढेर सारी बात हुई है राहुल गांधी की, उस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए, राहुल जी के बात जो राहुल बजाज की, उन्होंने तकनीकी औद्योगिक प्रणाली के संदर्भ में कहा, इसलिए कि आज हमारा श्रमिक वर्ग पलायनवादी हो गया। पलायनवादी होने के बाद अब उनका लौटना मुश्किल है, क्योंकि संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा था। अच्छा, संरक्षण इसलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरफ से प्राप्त नहीं हो रहा था कि सबकी एक सीमा होती है, लेकिन मध्यम उद्योगपति, जो बीच का उद्योगपति है, वो तो हालात उसके 1 या 2 महीने में खराब होने लगे, उसने श्रमिकों के सामने हाथ उठा दिया। उस समय संरक्षण सरकार का चाहिए था, उस समय सरकार की रोटी चाहिए था, उस समय सरकार का पानी चाहिए था। सरकार ने उन श्रमिकों को हाथ उठाकर कह दिया कि हम कुछ नहीं। वो सड़क पर आया, वो पैदल आया, वो पैरों में छाले लेकर आया, वो भूख लेकर आया, रास्ते में मौत होती गई, रास्ते में मरते रहे। किसी माँ ने, किसी बेटी ने बच्चे को जन्म दे दिया, किसी ने प्राण त्याग दिया। इतनी भयावह स्थिति आज के समय में हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय एक गीत को गा रहे थे। अरे अब तो गीत भी छोटे हो गए, छंद भी छोटे हो गए और व्यंग्य भी छोटे हो गए, और जितनी ज्यादा संवेदनशील कहानियां होती है, इतनी भयावह स्थिति उन कहानियों से भी बढ़कर, उन फिल्मों से भी बढ़कर स्थिति इस देश में हुई है। इतनी बदतर स्थिति नहीं, सिर्फ एक नायक ने अपने आप को सेल्फ मेड बनकर अपने आप को वन मैन शो बनाने की कोशिश करने के लिए ये ऐसा होता आया है। ये इतिहास की पुनरावृत्ति हुई है, ये हिटलर के समय भी हुआ है,
ये जब जब भी देश योगेश जी, में योगेश जी अब मेरे पास वक्त नहीं है, योगेश जी अब मेरे पास वक्त नहीं है। धैर्यवर्धन जल्दी से अपनी बात कहिएगा। योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी अब आप रुक जाइए। योगेश जी अब आप रुक जाइए। योगेश जी अब आप रुक जाइए। लोग जैसे माला जपते हैं, एक एक मोती को गिनते हैं, ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता दिन भर मोदी जी को कितना कोसना है इसकी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि महाराष्ट्र में मजदूरों का जो पलायन का संकट उत्पन्न हुआ वो इनके समर्थन वाली सरकार के कारण हुआ। ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि दिल्ली में जो नौटंकी की वो इनके विपक्षी साथी ने की। ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये ममता बनर्जी से लेकर के अन्य लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि जब तबलीगी जमात इस देश में कोरोना को फैलाने में लगी थी, आपके मुंह में दही जम गया था। कांग्रेस के किसी नेता की मुंह ने एक बार भी उनकी आलोचना नहीं की, उनकी निंदा नहीं की। ये मोदी विरोध का आप छोड़ दीजिए, इससे जनता में आपका प्रभाव घट रहा है, आपकी महत्ता कम हो रही है। आप अच्छे काम करिए, सेवा करिए, अच्छे सुझाव दीजिए। आपने छत्तीसगढ़ में क्या किया ये बताइए, आपने महाराष्ट्र और पंजाब में क्या किया ये बताइए। और जहां तक कांग्रेस सरकार की बात है, अभी महीने 2 महीने पहले वो 1000 अधिकारी आप ही के अंडर में थे। वो फसल इसी 2 महीने में पैदा नहीं हो गई, वो 4-6 महीने पहले लगी थी फसल, जिसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की थी। उन्होंने आपको बताया, आपने क्या चिंता की? ना आपने कोरोना की चिंता की, ना आपने फसल की चिंता की, ना आपने व्यापारियों की चिंता की। आपने कोई चिंता नहीं की। आपको चिंता थी तो सिर्फ सरकार बचाने की और ट्रांसपोर्ट उद्योग चलाने की। पूरी की पूरी कांग्रेस उसमें तल्लीन रही। इसलिए आपकी सरकार गिर जाने के बाद कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को दुख नहीं है, क्योंकि वो खुद नाराज था कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री अपनी जेब भरने में लगे हुए थे। उनको जनता से कोई सरोकार नहीं था, जनहित से उन्हें कोई वास्ता नहीं था। रविंद्र जैन कह रहे थे अभी एयरलिफ्ट कर लिया आपने लाखों लोगों को, कोई योजना नहीं थी आपकी। सवाल खड़े होते हैं, बार बार होते हैं। पीछे आप ले गए, मैं बहुत पीछे ले जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन आप फिर पीछे ले गए। फिर आप किसी एक वर्ग को ही आधार बनाकर, पूरे कोरोना में के फैलने का आधार वही एक वर्ग है, वो भी बड़ा हास्यास्पद लगता है। वो वर्ग कुछ कारण हो सकता है, लेकिन सभी वही है। वो ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो आप करते रहे, विपक्ष उस पर भी नहीं बोला। उसने कहा बार बार कि हम आपके समर्थन में हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी ही थी, रोकने की भी, समझाने की भी, समझने की भी और बेहतर इंतज़ाम करने की भी। श्रमिक अगर सड़कों पर आए तो सूरत में भी आए, वहाँ भी उन्होंने हंगामा किया, अहमदाबाद में भी आए, वहाँ भी उन्होंने हंगामा किया, और ऐसी बहुत जगहों पर वो आए जहाँ उन्होंने हंगामा किया, जहाँ कांग्रेस शासित सरकारें नहीं हैं। महाराष्ट्र में भी हुआ, बड़े पैमाने पर मजदूर हैं वहाँ इंतजाम वैसे जैसे होने चाहिए उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मजदूरों को भरोसा नहीं दिला पाया सिस्टम। मजदूरों के लिए पहले तो ये केंद्र ने ये निर्देश दे दिए कि आप बस से ले आइए। आपके पास ट्रेन था, सबसे अच्छा माध्यम था, लेकिन आप बस से लाने की बात कर रहे थे, आपने अनुमति बस से लाने की दी। या तो अनुमति देते ही नहीं, इस तरह का माहौल ही नहीं बनने देते, उनको वहाँ इंतज़ाम करते, बाकायदा अफसर भेजते, टीम भेजते, उनको वहीं ठहरने के लिए कहते। लेकिन वैसे कोई इंतज़ाम नहीं किए, छाले पड़ गए, मजदूर पैदल निकल पड़े। और बहुत जब स्थिति बद से बदतर हो गई और संक्रमण अब बहुत अधिक बढ़ने की आशंका है, संक्रमण बढ़ रहा है और बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है, तो क्या यही हालात रहे तो हमें इससे जूझने में गंभीर कठिनाई नहीं होने वाली? आपसे देखिए, जिन्होंने लापरवाही की है उन्होंने संक्रमण को बढ़ावा दिया है। अभी भी जो लोग लापरवाही करेंगे वो उसके कैरियर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका अनुपात निरंतर बढ़ भी रहा, पूरी दुनिया में भी और भारत में भी। पर इसके बावजूद करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेहद अनुशासित जीवन जी रहे हैं, कोरोना के संकट को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, अपने आप को स्वच्छ बनाए रखे हुए हैं, भीड़ में कम जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब चीजें, ये सावधानियां बरतने में भी करोड़ों लोग लगे हैं, हमें उनकी चर्चा भी करनी चाहिए। और जो आत्महत्या करने के लिए उतारू है कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, ना रिजवान भाई की मानूंगा, ना मोदी जी के मानूंगा, ना योगेश भाई की मानूंगा, तो ऐसे भाईजान हो, चाहे कोई साहब हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे अफसर हो, उसको रोग शोक बीमारी से कौन बचा सकता है? अब ये तो 133 करोड़ की आबादी है, इसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो किसी की मानेंगे नहीं,
ऐसा घर से सोच कर निकलते हैं, तो उनके लिए ना ये डिबेट काम आएगी, ना मेरे आपकी शुभेच्छा काम आएगी। चलिए, काम है सख्ती बरतना भी, इसलिए कि वो खुद को जोखिम में डाल रहे हैं और अपने कारण दूसरों को डाल रहे हैं। लेकिन सरकार शायद ऐसे लोगों पर सख्ती नहीं बरतना चाहती। सख्ती तो एक ही जगह दिखाई आपने, ढूंढ ढूंढ कर दिखाई, जमकर दिखाई, दिखाते ही रहे, अभी भी दिखा रहे हैं। जो रविंद्र साहब, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूँगा इन सारी चीज़ों पर, कोरोना, कृषि और कारोबार और ये जो इंतज़ामात हैं उस पर, सारी चीज़ों पर। और क्या लगता है कि अगर यही नौबत रही, इसी तरह से बढ़ते रहे मरीज़, हर शहर में मरीज़ों की संख्या रोज़ बढ़ने लगी है, बढ़ रही है, जो संक्रमित क्षेत्र हैं, बहुत जगह पर जांच नहीं हो पा रही है, ऐसे भी सवाल खड़े होते हैं। कई जगह रिपोर्ट टाइम पर नहीं आती, ऐसे भी सवाल खड़े होते हैं। तो क्या लगता है कि अनलॉक 1 के बजाय लॉकडाउन 5 की तरफ तो हम नहीं बढ़ रहे हैं? और क्या लगता है, सरकारें कह रही हैं कि आप नहीं समझना चाहते, आप नहीं समझेंगे, आप नहीं होगा तो नुकसान होगा, फला होगा, लेकिन रोकेगा कौन इसे? इनको समझ कौन पैदा करेगा, इनके साथ सख्ती कौन बरतेगा? इसलिए कि ये सिर्फ उनकी जान का सवाल नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर और ऐसे बहुत से इनोसेंट लोगों की भी जान का सवाल है। देखिए रिजवान भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कोरोना का पीक आना बाकी है और सारे विशेषज्ञ ये मानते हैं कि पीक जब आएगा तो घबराहट होगी। हमने उसकी भी कोई तैयारी अभी की नहीं है। क्या भारत सरकार ने आज तक देश की 135 करोड़ जनता को बताया कि जब कोरोना का पीक आएगा तो हमें क्या सावधानियां रखनी है, हमें किस तरह से उसको बिहेव करना है? अभी तक किसी तरह की कोई जन जागरण मेरे समझ में तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो 2 लाख है, हो सकता है ये 25 लाख हो, 50 लाख हो, क्योंकि पीक ये जब भी आएगा हमारे देश में कोरोना का, तब एकदम घबराहट होगी और उस घबराहट से निपटने के लिए अभी से हमें तैयारी करनी होगी। हमें इसी में से रास्ता निकालना होगा रिजवान भाई, कि हमें लोग भुखमरी के जो शिकार है, कैसे वो अपने रोजगार को लाइन पर ला सकते हैं। भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है। हम यदि नरेंद्र मोदी को और भारत सरकार को या राज्य सरकारों को गालियां देते रहेंगे तो ये कोई न्याय नहीं करेंगे, बल्कि हम सबको मिलकर इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए मानसिक रूप से, कि चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, आम आदमी हो, व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, जब भारत में इसका जब पीक आएगा और जब लाखों नहीं करोड़ों तक भी हो सकता है ये संख्या, उस समय हमें किस तरह से सावधानियां बरतनी है, किस तरह से इसका सामना करना है और कैसे इस देश को उस संकट से निकाल के लाना है। अभी जो कुछ हुआ है वो एक प्रारंभिक है। अभी भी सारे विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि एक बड़ा पीक आने वाला है इस कोरोना संकट का। उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार करने के लिए अभी से लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है, और ये वही कर सकते हैं जो विशेषज्ञ भारत सरकार में हैं। वो तत्काल लोगों को बताएं, प्रतिदिन उनकी रिपोर्ट आना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, कैसे हमें सावधानी बरतना है। ये तमाम सारी चीजें जब तक नहीं होंगी हम इन चीजों से नहीं निपट पाएंगे। जी रिजवान भाई, धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ जुड़े। तो बस यही है कि कोरोना में कृषि और कारोबार पर सवाल है, हमारे स्वास्थ्य पर सवाल है, और ये देश भर का संकट है और संकट गहराएगा ऐसी आशंका भी है। तो इसके साथ हमें जीना भी है, उससे निपटना भी है। निपटने के लिए तरीका वही है कि दूरी बनानी है, समझदारी दिखानी है, चेहरे को ढांकना है, हाथ बार बार धोना है, साफ़ करना है, बार बार हम बताते हैं। लेकिन जब बहुत बड़े स्तर पर ये चीज़ें होंगी तो हमें सांस कैसे लेना है, सांस को कैसे संजो कर रखना है, ऑक्सीजन को कैसे बचाना है, ऐसे भी बहुत ढेर सारी चीज़ें करनी होंगी और ये करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल तो कृषि और किसान को बहुत नुकसान हुआ है और जो सरकार ने ख़रीद लिया वो भी भीग गया है। क्यों नहीं हम बरसों से ये इंतज़ाम कर पाए, ये एक बड़ा सवाल है। कारोबार को लेकर जैसा संकट है, हम लगातार कहते रहे हैं कि मज़दूर वापस लौट गए तो काम किससे कराओगे, मज़दूर वापस लौट ही गए हैं, उन्हें वापस कैसे लाओगे, ये एक बड़ा सवाल है। और उन्हें लाना, समझाना, उनमें समझ पैदा करना, तभी ये कारोबार आगे बढ़ेगा। और कारोबार आगे नहीं बढ़ा तो हम बहुत बड़े घाटे में जाएंगे। और जाहिर है फिर किसी में ये साहस नहीं है, किसी में ये क्षमता नहीं है कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। इसलिए मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा, पक्ष विपक्ष सबको एकजुट होना होगा। श्रेय लेने की होड़ से बचकर हमें अब एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इस 2 लाख के करीब पहुंच रहे आंकड़े पर ही हम इतने विचलित हैं, इतने उद्वेलित हैं। तो यदि ये हालात जैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, जैसी आशंका व्यक्त की जा रही है, वैसे होंगे तो हम क्या करेंगे?
ऐसे बहुत से सवाल हैं और इसका जवाब भी वक्त में ही छिपा है, लेकिन हम ऐसी बहुत सी समस्याओं को खुद रोक सकते हैं। ये सामर्थ्य है हम में, ये समझ पैदा होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें आज से ही सावधान हो जाना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।